हेलो गाइस, दिस इज मुशफिक इस्लाम, योर कॉमर्स कोच एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों का बात हुआ था कि रिवीजन क्लास होने वाला है CU बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 का, और एग्ज़ाम भी करीब है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये बताना चाहता हूँ, इसका टारगेट ऑडियंस सिर्फ CU बीकॉम सेमेस्टर 2 वाले नहीं है, बल्कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि CA इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या CMA वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका कॉस्ट शीट है तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल अकाउंट्स एंड ऑडिट का मेंस दे रहे हो, तब भी आप यहाँ से कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हो। आप स्कूल में हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, क्लास 11 में है, आप कॉस्ट शीट यहाँ से प्रिपेयर करो। या फिर आप कोई भी स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी में है जहाँ पर आपका कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के कॉस्ट शीट वाले चैप्टर्स को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। इसका टारगेट ऑडियंस जो है वो न्यूमरस है। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कॉस्ट शीट एक्चुअली में है क्या? देखिए गाइस, कॉस्ट शीट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और इसको प्रिपेयर किया जाता है पीरियड वाइज या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाइज या फिर पीरियड वाइज। तो गाइस, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को एसर्टेन करना। तो कॉस्ट को जब हम लोग एसर्टेन करते हैं ना, तो उसको हम लोग एलिमेंट वाइज करते हैं। क्या करते हैं? अगर हम कॉस्ट को एसर्टेन कर रहे हैं और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं एलिमेंट वाइज, और एलिमेंट वाइज प्रिपेयर करके उसको ऐड ऑन कर रहे हैं लास्ट में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग एक शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो शीट को बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो गाइज, कॉस्ट शीट यही है कि एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और अ कॉस्ट सेंटर, ठीक है, फॉर अ पीरियड और फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। गाइज आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारा फॉर्मेट, वो मैंने पहले से रेडी करके रखा है। बहुत बड़ा फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको दिखता होगा ये फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू होकर यहाँ तक एंड होगा। फॉर्मेट इतना बड़ा है कि मुझे एक पार्ट नहीं बल्कि 2 पार्ट में इस फॉर्मेट को प्रेजेंट करना पड़ा। तो गाइस देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग कॉस्ट शीट में लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, और उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड। आपके क्वेश्चन में जो भी पीरियड एंडेड होगा आप लिख सकते हैं 31 मार्च 2022 या फिर 31 दिसंबर 2022। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। गाइस उसके बाद यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आउटपुट में मतलब है प्रोडक्शन यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट बन रहा है ना, फॉर्मेट को देखो कैसे करना है। पर्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है, फिर कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट वाइज कॉस्ट को एलोकेट करना है तो वो कैसे करेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ लिखा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक डेटा दिया हुआ है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं वन बाय वन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ होगा। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर देंगे। फिर कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये भी ऐड हो जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर को लेस कर देना है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल मींस आग लग जाना या चोरी हो जाना मटेरियल का, उसको लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस करना है। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट अ पर्टिकुलर नंबर, ओके, अ पर्टिकुलर अमाउंट। दिस अमाउंट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो गाइज यहाँ पर हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? मतलब ये वो रॉ मटेरियल है जो पिछला साल बच गया था, यूज्ड हुआ ही नहीं था, और ये साल का ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अब ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये फ्रेश परचेज है इसी साल का, ताकि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स बना पाए। ये रॉ मटेरियल को सप्लायर के शॉप से यहाँ तक लाने का जो भाड़ा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। दैट्स वाई ये सारे कॉस्ट को हम लोग ने जोड़ दिया। फिर कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाते हैं
जो हो सकता है कुछ ना कुछ रीजन से हम लोगों को रिटर्न करना पड़ता है सप्लायर को, तो वो वाला अमाउंट को हम लोग यहाँ लेस करेंगे। हो सकता है कि वो रॉन्ग मटेरियल आ गया, वो मटेरियल मैंने मंगवाया ही नहीं था और वो मटेरियल सप्लायर ने मुझे सेंड कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि वो मटेरियल कुछ माइनर डिफेक्टिव हो तो मुझे रिटर्न करना पड़ा हो, कोई भी रीजन हो सकता है गाइस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉक में कोई 1000 यूनिट्स है और उसमें से ना 100 यूनिट जो है ना वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया मतलब हो सकता है आग लग गया हो गोडाउन में, या फिर हो सकता है कि गोडाउन में चोरी हो गया हो। तो ये जो 100 यूनिट्स जो है बर्बाद हो गया, अब तो ये मेरे पास यूनिट्स है नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ये लेस हो जाएगा। उसके बाद अब देखो जितने मेरे पास रॉ मटेरियल होते हैं, क्या पूरा साल में वो रॉ मटेरियल हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं क्या? नहीं होता है ना, लास्ट के एंड में कुछ रॉ मटेरियल बच जाते हैं। वो रॉ मटेरियल को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल के यहाँ लिख देते हैं और ये लेस करेंगे। जैसे हमारा ये देख लो ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी तो पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था ना, तो वैसे ही वो भी बच गया था, वैसे ये भी जो है ये साल का हो सकता है ये वाला बच गया रॉ मटेरियल और इसीलिए हम लोग ने इसको लेस करके लिखा। जब ये सारा अमाउंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे वी विल गेट अ पर्टिकुलर नंबर, और ये पर्टिकुलर नंबर को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। गाइस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आता है हमारा डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, और इस वेजेस का और एक नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैक्ट्री वेजेस। तो गाइस जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है ताकि उसको फिनिश गुड्स बना पाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस देते हैं उनको, या फैक्ट्री वेजेस बोल के उनको वेजेस प्रोवाइड किया जाता है, उनका पैसा यहाँ पर आ जाता है। गाइस मैं और कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। ये जो हम लोग डायरेक्ट लेबर्स को जो पैसा देते हैं वो तो नॉर्मली क्या होता है कि सम्स में यही इंफॉर्मेशन दिया रहता है, डायरेक्ट वेजेस इतना अमाउंट, प्रोडक्टिव वेजेस इतना अमाउंट, फैक्ट्री वेजेस इतना अमाउंट। बट अगर मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहा है, मान लो कि डायरेक्ट वेजेस को ओवर टाइम का पैसा दिया जा रहा है, कुछ एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया जा रहा है, कुछ बोनस दिया जा रहा है, तो वो भी जो है ना इसी का हिस्सा होगा, इसी में ऐड करके हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है गाइस, अब आते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे खर्चे हैं, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील विद इट। ओके, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शंस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये डायरेक्टली जो है ना, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहा है रॉ मटेरियल को, मतलब ये डायरेक्टली रॉ मटेरियल में जो है काम कर रहा है। ठीक है ना गाइस, अभी देखो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शंस क्या होता है। मान लो हम किसी कंपनी से पेटेंट लिया या कॉपीराइट लिया, या मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सर्विस ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ सीक्रेट डिजाइन जो है ना वो कंपनी मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो मुझे उनको जो है ना फीस देना पड़ता है, वो फी को बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है ना, तो ये हमारा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है। उसके बाद आ जाता है हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट। अभी इसमें क्या है कि मान लो हम लोगों को एक प्रोडक्ट बनाना है और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास वो प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग वो प्लांट एंड मशीनरी को परचेस कर ले या फिर रेंट में ले ले, मतलब हायर ले ले और उसका हायर चार्जेस दिया जाए। तो मान लो अगर हम लोग हायर में लेते हैं, मतलब रेंट में लेते हैं, तो हम लोग को हायर चार्जेस देना पड़ेगा। वो हायर चार्जेस हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डाइज एंड डिजाइन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको बनाने के लिए डाइज और डिजाइन का जरूरत पड़ता है, मतलब एक फ्रेम का जरूरत पड़ता है। वो फ्रेम का कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ डाइज एंड डिजाइन बोल के लिखेंगे। नेक्स्ट है चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये भी नॉर्मल सा एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में दिया रहता है, ये यहाँ पर लिखेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, मतलब वो पैकेजिंग मटेरियल जिसके बिना गुड्स जो है कोई भी कस्टमर लेगा ही नहीं। ठीक है ना, वो मान लो कि क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट है, वो तो टीन में ही आएगा ना, वो जो टीन है ना, वो टीन जो है उसका प्राइमरी प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब बिना वो
पैकेजिंग का वो गुड्स सेलेबल ही नहीं है, तो वो गुड्स को, वो पैकेजिंग को बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ओके, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। नेक्स्ट है फी ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, कुछ कुछ ऐसे स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं या लेबर होते हैं जो अपना टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और नो हाउ प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों को ना हम लोग सैलरी वगैरह के अलावा फी भी प्रोवाइड करते हैं, फी भी देते हैं। तो वो फी यहाँ पर लिखा है, फी ऑन टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। एमोटाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न्स एंड पेटेंट्स, ये भी नॉर्मल सा खर्चा है। पेटेंट्स का पैसा, पेटेंट्स का कॉस्ट, पैटर्न का कॉस्ट और मोल्ड्स का कॉस्ट, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके हम लोगों को बाहर लिखना पड़ता है। और देखो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, ये अमाउंट, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट। आफ्टर एडिंग दीज थ्री अमाउंट वी विल गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। अंडरस्टूड? दिस इज ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। हमारा प्राइम कॉस्ट अभी भी नहीं निकला है, हमारा प्राइम कॉस्ट तब निकलेगा जब हम लोग दो आइटम को ऐड और लेस कर देंगे। वो दो आइटम क्या है, आइए देखते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट। मतलब ये वो WIP है, मतलब ये वो आधा अधूरा काम है जो बस प्राइम कॉस्ट तक ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। मतलब ये एक्चुअली में पिछला साल का WIP है जिसको ये साल ट्रांसफर किया गया है। पिछला साल कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिसमें मटेरियल्स तो ऑब्वियसली लगा ही होगा, लेबर का काम लगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, उसके बाद और काम आगे बढ़ा नहीं, तो उसको नाम दे दिया जाता है WIP एट प्राइम कॉस्ट। और वो क्योंकि वो साल का था, ये साल ट्रांसफर होके उसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट। सेम चीज अगर ये साल होता है ना कि मटेरियल लगा, लेबर लगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा लगा और उसके बाद कुछ भी काम नहीं बढ़ा उस पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स में, तो उसको भी बोला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट। ये दूसरा साल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट हो जाएगा और फिर हो सकता है कि वो गुड्स को कंप्लीट किया जाए नेक्स्ट ईयर में। अब देखो ये एडजस्टमेंट करने के बाद ना हमारा आ जाता है, ये दोनों को एडजस्ट करके यहाँ लिखेंगे एंड इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। इसको मीन्स व्हाट, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट, और ये वाला अमाउंट को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब अच्छा ये अमाउंट कैसे आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश WIP एट प्राइम कॉस्ट तो पॉजिटिव है, बट ये लेस जो है ना, ये लेस जो है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट, ये नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो ये एडजस्ट करके ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये ऐड कर दो, यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव हुआ ये और ये माइनस करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट तो अपना पॉजिटिव ही आने वाला है, वी विल गेट प्राइम कॉस्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशंस नहीं होते हैं। उस क्वेश्चंस के हिसाब से क्या होगा, जो हमारा ग्रॉस प्राइम कॉस्ट होगा वही मेरा प्राइम कॉस्ट होगा। मतलब उसमें ग्रॉस प्राइम कॉस्ट वगैरह ऐसा बोल के कुछ हो ही कर नहीं। नेक्स्ट आते हैं, तो अभी तक हम लोग ने क्या निकाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ आया था, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव फैक्ट्री वेजेस यहाँ पर आया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हम लोग अंदर जोड़ करके बाहर निकाल के ये तीनों को जोड़ दिए और तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ लिखा ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ने एडलेस करके ये वाला बाहर निकाला अमाउंट, इसको जोड़ने के बाद प्राइम कॉस्ट आ गया। आते हैं हमारा फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में हमारा सबसे पहला आइटम है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। मतलब रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का, इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो डायरेक्टली जो है प्रोडक्शंस में रिलेटेड नहीं है, जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो लेबर को बोलते हैं। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में लगते हैं, कोल, कोक्स एंड वाटर फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। फैक्ट्रीज में जो मशीनरी है और अदर एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, मतलब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मेजर लिया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। वो मेजर के लिए जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट बेयर किया जाता है, वो कॉस्ट को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट है ये। ठीक है ना, एक इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा। R&D भी होता है, कोई भी प्रोडक्ट का बिना R&D किए तो होगा नहीं, और R&D का कॉस्ट जो है वो यहाँ आएगा। अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है ना, ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है।
यहाँ पे नेक्स्ट आइटम क्या है, वर्क मैनेजर सैलरी। ऑब्वियसली फैक्ट्री में मैनेजर तो होंगे, उनको वर्क मैनेजर बोला जाता है और उनको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बाद ये आइटम हम लोग ने यहाँ लिखा है। ऑयल, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट फैक्ट्री में यूज होते हैं, वो यहाँ आएंगे। ओवर टाइम बोनस पेमेंट टू फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स को वेजेस तो देंगे, अगर वो ओवर टाइम करता है बोनस तो उसको ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा, बोनस प्रोवाइड किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारे आइटम और ये 3 आइटम को जोड़ के यहाँ लिखना है। ये वाला आइटम से दिस वन, ये वाला ब्लैक वाला, ये आइटम से ये ब्लू वाला आइटम को जोड़ करके हमारा आ जाएगा ये ब्लू वाला अमाउंट। दैट मीन्स प्राइम कॉस्ट जो हमारा है वो, और ये सारा आइटम एंड दिस वन आइटम, ठीक है, इसको जोड़ के ये ब्लू वाला आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम लोग अगेन WIP कैलकुलेट करेंगे, और एक तरह के WIP होते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब ये वो मटेरियल है जिसमें ये सारे खर्चे तो लगे हैं, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस का भी खर्चा लगा है, उसके बाद प्रोडक्शन, मतलब उसके बाद जो है काम आगे बढ़ा ही नहीं। तो ये वो WIP है। वही कंसेप्ट है ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल के काम अधूरे हैं, ये साल फॉरवर्ड कर दिया गया है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब ये साल का काम यहाँ तक ही पहुंचा। मतलब कहाँ तक पहुंचा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में खर्चा हुआ, ये सारा खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक सारे खर्चे हो गए थे, ठीक है ना। तो वही उसके बाद और कुछ खर्चा हुआ नहीं, इसलिए उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्योंकि वो फिनिश गुड्स बन नहीं पाया। अंडरस्टूड। अब आते एक आइटम है यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को यहाँ पर मैं नेगेटिव में लिखा देता हूँ, सेल ऑफ स्क्रैप को भी नेगेटिव में लिखाऊंगा। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना, फिनिश गुड्स होते हैं, जो सेलेबल नहीं होते हैं, मार्केटेबल नहीं होते हैं, वो डिफेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है ना, रिजेक्टिव प्रोडक्ट। तो उसको जो है स्क्रैप के भाव में बेच देना और उससे पैसा रिकवर करना, उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये सेल ऑफ स्क्रैप को ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इनफ्लो है, और ये तो हम लोग पूरा कॉस्ट जोड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये इनफ्लो है, इसीलिए इसको हम लोग लेस में दिखा रहे हैं। ये कॉस्ट है और ये हमारा एक तरह का इनकम है कि नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप। तो कॉस्ट से इनकम को माइनस कर दिया, ठीक है, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग लेस। तो ये सारे अमाउंट को अब देखो, इससे इसको माइनस करके, इसको माइनस करके वी विल गेट दिस वन, और फिर ये वाला अमाउंट जो ब्लू वाला है उससे इसको जोड़ करके यहाँ पर जो अमाउंट आएगा ये आएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। ओके, तो गाइस फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट के बाद हमारा आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट के बाद हमारा आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी स्टाफ, नॉन प्रोडक्टिव स्टाफ, मतलब वो स्टाफ जो प्रोडक्शन में इंगेज नहीं है उसको जो सैलरी दिया जाना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का फी, ये सारा जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का आइटम है। इसके अलावा और भी कुछ आइटम्स होते हैं, बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। रेंट, रेट्स एंड टैक्स ऑफिस में भी लगते हैं, यहाँ पर भी रेंट दिया जाता है, रेट्स एंड टैक्सेस दिया जाता है, यहाँ पर के भी एम्प्लॉय को, नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर भी फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन हम लोग देंगे, ठीक है गाइस। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर है, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन मीन्स डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर है, मतलब डायरेक्टर को सैलरी प्रोवाइड करना। ऑडिटर का फीस, ऑडिट होता है तो ऑडिटर को फी भी दिया जाता है गाइस, ठीक है ना। तो ये सारे को अपने लोग यहाँ पर जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ के बाहर निकाल देंगे। अब हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और गाइस ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट फिगर है ना कि इसी से अभी हम लोग, इसी के हेल्प से अभी हम लोग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे 4 मेथड यूज करके, 4 मेथड। जस्ट इस फॉर्मेट को हम लोग पहले एक्सप्लेन कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे उसके बाद, ठीक है गाइस। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पर जो है
ये जो एक्चुअली प्रिपेयर किया जाएगा ना ऑन दिस बेसिस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में किया जाएगा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के हेल्प से किया जाएगा। ठीक है गाइस, ये बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू जनरली दिया रहता है क्वेश्चन में, नॉर्मली ये दिया रहेगा। अंडरस्टूड? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हमेशा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये दोनों, this information and this information is required to find out the value of this one. That's why I have written this item with red ink. Understood? Fine. ये भी फिर नेगेटिव में आएगा, इसको इससे लेस करो, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा फिर इसको इससे ऐड करके ये बाहर लिख दोगे और फिर हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के बाद एक और एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में गाइस बहुत सारे आइटम हमने दिया है, आइए देखते हैं इस पे है क्या क्या। सबसे पहला है सेल्समैन कमीशन। सेल्समैन कमीशन मीन्स सेल्समैन है उसको कमीशन प्रोवाइड करना, सेल बेसिस में हो सकता है। फिर एडवर्टीजमेंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड, अगर तुमको अपना गोडाउन से प्रोडक्ट को निकालना है और कस्टमर तक पहुंचाना है तो तुमको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी मैन। हमने देखा डेप्रिसिएशन बहुत जगह आ रहा है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में, मशीन एंड अदर एसेट्स के ऊपर आ रहा है, और फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पर ऑफिस का फिक्स्ड एसेट्स में आता है डेप्रिसिएशन, एंड देन यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ रहा है डिलीवरी मैन में। ओके गाइस, डिलीवरी मैन होता है वो भी यूज हो रहा है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब गुड्स को डिलीवर करने में, तो ऑब्वियसली वो डेप्रिशिएट करेगा, उसका वैल्यू जितना ज़्यादा वो चलेगा, जितना ज़्यादा किलोमीटर वो रन करेगा उतना ज़्यादा वो डेप्रिशिएट करेगा। नेक्स्ट है डिलीवरी एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। गाइस, हम लोग जब अमेजोन से गुड्स मंगवाते हैं तो वो गुड्स में पैकेजिंग जो है प्रोटेक्शन पैकेजिंग करा जाता है ताकि गुड्स डैमेज ना हो। हम लोग देखते हैं कि वो ब्राउन कलर का जो बॉक्स होता है उससे पहले कवर रहता है, उसके बाद फिर जो है मिल्क कलर का जो पॉलीथीन होता है उससे कवर होता है। ठीक है ना, मतलब एकदम प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाता है। तो गुड्स का सेफ्टी के लिए जो पैकेजिंग होता है ना वो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है, और वो एक्चुअली में हमारा ये हेड में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले हेड में आता है। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल। गाइस, ये वाला पॉइंट्स ना सब जगह आपको नहीं मिलेगा, तो गाइस मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। आजकल के टाइम में क्या होता है, सेल तो भाई हम लोग वेबसाइट से भी करते हैं, है कि नहीं? तो ऑनलाइन वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट होता है वो भी हम लोग यहाँ पर इस हेड में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एम्प्लॉय जो डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है उसको सैलरी और वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आएंगे। फिर डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, वो व्हीकल जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल है उसका डेप्रिसिएशन, उसका हायर चार्जेस, अगर वो भाड़ा में लिया है तो उसका रेंट, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट और उसको ऑपरेट करने का कॉस्ट। मेंटेन करने का कॉस्ट, ऑपरेट करने का कॉस्ट बात एक ही है। ये सारे जो आइटम्स है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारे आइटम्स को जोड़ करके एक बार बाहर लिख देना है, और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो आइटम है इससे इसको ऐड करके हमारा ये जो आ जाता है इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल इसको कहा जाता है। ये कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पर है। अगर मान लो सेलिंग प्राइस तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख दो। ये दोनों का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल छोटा है, छोटा अमाउंट है सेल से, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होने वाला है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल सेल से बड़ा है, इसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल का बड़ा है सेल वैल्यू से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक है ना, आइदर ऑफ दिस विल बी हैपन। नाउ अभी हम लोग ने क्या किया, ये सारा फॉर्मेट को डिस्कस कर लिया। तो गाइस कुछ और भी पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन था,
फिर डेप्रिसिएशन हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी था, फिर हमारा डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी था। नॉर्मली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन अपना अपना हेड का डेप्रिसिएशन मेंशन रहता है विद देयर अमाउंट, और कभी कभी क्या होता है कि डेप्रिसिएशन एक लम सम बता दिया कि 1,20,000 डेप्रिसिएशन है और 3:2:1 का रेशियो में बांट दो, मतलब 3:2:1 मतलब 3 टाइम्स डेप्रिसिएशन चार्ज इसमें हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड में, 2 टाइम्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड 1 टाइम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, मतलब डिलीवरी वैन वगैरह में। तो 3:2:1 में अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर देता है तो आपको रेशियो का हेल्प लेकर के टोटल जो डेप्रिसिएशन है उससे आपको पर्टिकुलर हेड्स का जो है डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पर 3:2:1 6, तो आपका हो जा रहा है 1,20,000 डिवाइड बाई 6, 20,000 इंटू 3, 60,000, 40,000 एंड 20,000, 60, 40 एंड 20। तो ये डिस्ट्रीब्यूट आपको ऐसे डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर पुट कर देना है। और कभी कभी आपको हो सकता है कि रेंट रेट्स एंड टैक्स का भी यही दे सकता है कि आपको लम सम अमाउंट दे देगा 60,000 और उसको 3:2:1 में बांट देना है। तो आपको बस बांट देना है 30,000, 20,000 और 10,000 में, इस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। गाइस और भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक मशीन आर रेट मतलब मशीन आर रेट आपको 3 रुपये मान लो दिया गया है, और फिर मशीन आर वर्क मतलब कितना घंटा मशीन आर वर्क हुआ है वो 48,000 आवर्स दिया जाएगा। तो आपको मशीन आर ओवरहेड निकालने बोलेगा तो क्या करना है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 48,000 आर इंटू ₹3। तो इट विल कम लाइक 48,000 इंटू 3, it will be like 1,44,000, and you have to write 1,44,000 in factory overhead expenses। ठीक है ना, क्या दिया जाएगा, मशीन आर रेट और मशीन आर वर्क दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर एंड यू हैव टू राइट हियर इन दिस कॉलम। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि काम जो है फैक्ट्री में मशीन का जो काम होता है वो फैक्ट्री में ही होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ लिखना है। तो गाइस उसके बाद और क्या बताऊं, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। कॉस्ट पर यूनिट का बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ। कॉस्ट पर यूनिट के लिए ना आपको 4 यूनिट्स याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब यूनिट्स में, ओके, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो गाइस कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सबसे इजी शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके जितना भी आइटम है ना, जितना भी आइटम है रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेकर के, जितना भी आइटम है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेकर यहाँ तक पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, जितना भी आइटम है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हमारा 50,000 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 50,000 लिखूंगा, ओके। और अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगा तो कॉस्ट न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में यूनिट्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 है, ₹50,000, और हमारा नंबर ऑफ यूनिट कितना है प्रोड्यूस 50,000, तो 50,000 में 50,000, 1 रुपये हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 4 लाख है, ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है 4 लाख, और हमारा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना 50,000 यूनिट है, तो 4 लाख डिवाइड बाई 50,000, ये सब कैलकुलेटर से करना काफ़ी जल्दी होने वाले हैं। 4 लाख डिवाइड बाई 50,000 8 रुपये होंगे, तो यहाँ पर 8 रुपये पर यूनिट हो जाएंगे। वैसे ही सारे चीज़ों को वैसे ही कैलकुलेट, सारे आइटम्स को, सारे अमाउंट्स को इसी तरीका से कॉस्ट पर यूनिट में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर से पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेकर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोगों को करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। गाइस उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है, यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा ना उसको डिवाइड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट से, और वो यूनिट मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस में दिए ही हुए रहते हैं, समझ में आई बात, उससे डिवाइड करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स भी दिया रहता है, उसका अमाउंट नहीं दिया रहता है, वो अमाउंट निकालना पड़ता है, यूनिट्स तो दिया ही रहता है।
ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट है, जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से, यू विल गेट दिस वन, कॉस्ट पर यूनिट। नाउ उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेकर के पूरा सेल तक, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मीन्स इंक्लूडिंग दिस अमाउंट, यहाँ से लेकर कॉस्ट ऑफ यहाँ पर सेल तक, अगर इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है गाइस, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 52,000 है, तो ये सारे अमाउंट को इंडिविजुअली 52,000 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएंगे आपके पॉइंट्स में आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, वो यहाँ पर लिख दो। तो गाइस इसी तरीका से निकालना है नंबर कॉस्ट पर यूनिट। So guys, now we are going to calculate valuations of closing stock of finished goods under four method. Like one method is FIFO method, LIFO method, weighted average method and single average method. Okay. Now सबसे पहली बात एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं, तो it will be better to understand। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और चारों मेथड को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 9 लाख रुपीज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच? 9 लाख रुपीज एंड द यूनिट इज 25,000 यूनिट्स ऑफ दिस 9 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी मेंशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मान लो दिया हुआ है 1,50,000 and the units of this is 4,000 units. How much? 4,000 units. Closing stock of finished goods का value we need to find out, but units हम लोगों को दिया है 6,000 units. Okay? We need to find out the value of closing of stock of finished goods under 4 respective methods. Now सबसे पहले अपने को क्या करना है, हम लोगों को पहले समझना है FIFO मेथड होता क्या है। अंडर FIFO मेथड, तो गाइस FIFO मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो गुड्स हम पहले परचेज कर रहे हैं उसको पहले बेचेंगे, जो गुड्स हम पहले परचेज कर रहे हैं उसको पहले सेल करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखो, हमारा पहले परचेज किया हुआ गुड्स है ये 4,000 और उसके बाद मैंने 25,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां से बचेगा? ऑब्वियसली जो पहले परचेज कर रहे हैं उसको मैं पहले बेचूंगा, है कि नहीं। अब जब मैं इसको पहले बेचूंगा उसके बाद हो सकता है यहां से गुड्स बेचूंगा, है ना। तो बेचते बेचते लास्ट में जो गुड्स मेरा बचा वो इसी से बचेगा ना, और किससे बच रहा है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बच रहा है, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जो बचा हुआ गुड्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो गुड्स मैंने पहले परचेज किया है उसको मैं पहले सेल करूंगा। तो पहले जो परचेज किया हुआ गुड्स है वो ये वाला है, इसको मैं पहले सेल करूंगा, उसके बाद मैं यहां से सेल करना स्टार्ट करूंगा, और लास्ट में जो है जो 6,000 यूनिट जो बच जाएगा ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक, वो यहां से बचेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बच जाएगा। मतलब ये 25,000 यूनिट का 6,000 यूनिट जो है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये सेल नहीं हो पाया। अच्छा मेरा कितना सेल हो पाया ये बताओगे? मैं ये सेल कर पाया हूँ, मतलब मेरा सेल 4,000 यूनिट यहाँ से हुआ है और 19,000 यूनिट यहाँ से हुआ है। एक्चुअली में मैंने 23,000 यूनिट्स का सेल किया है, समझ में आई बात। और मेरा 6,000 यूनिट्स बच गया। ये 6,000 यूनिट्स कहाँ से बचा? यहाँ से बचा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बार मैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं फिर से आता हूँ इसमें। तो अंडर FIFO मेथड, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट produced into
एंड सोल्ड यूनिट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है। हमने देखा इस तरीका से 6000 यूनिट्स जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में है वो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट से बचा है। दैट इज द रीजन हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला जो है अमाउंट वो ऊपर लिखना पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो यूनिट्स है मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। मतलब यहां पर से क्या समझ में आया, जो लेवल का न्यूमरेटर उसी लेवल का डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है, जो यूनिट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है और वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट जो है वो डिनोमिनेटर में दिया है। रुपीस फॉर्म में न्यूमरेटर में है और वही चीज अगर यूनिट्स फॉर्म में देखा जाए तो वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, और मुझे जो निकालना है ना वो वैल्यू निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स जो है मैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ जो चीज का, वही चीज का यूनिट्स मैं यहाँ पुट करूंगा। ठीक है ना। नॉर्मली ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसको याद भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी याद हो बहुत सिंपल है, हमको फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। हमारा 6000 यूनिट ये यहाँ से बच रहा है ना, क्योंकि ये 4000 सेल आउट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से सेल आउट हो रहा है, लास्ट का 6000 बच जा रहा है। ठीक है ना। तो ये लास्ट का 6000 जो बच रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही अमाउंट लेके और यूनिट लेकर के। अमाउंट ऊपर लिखेंगे और उसी चीज का यूनिट्स नीचे लिखेंगे, और मैं जो निकाल रहा हूँ वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट्स यहाँ लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना गाइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 9 lakhs है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमारा 25,000 है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट विथ 6000। ओके, हाउ मच वी आर गेटिंग। सबसे पहले तो ये जीरोस को काट दो। 25 है हमारा यहाँ पर। ठीक है ना। 25 से यहाँ पर ये हो जाएगा 3 25 3 75 15 150 हो जाएगा। दिस इज 6 फाइन। 36,000 into 6, it will be like 180 and 216,000. Got it? So 2,16,000 is the amount valuations of closing stock of finished goods, guys. तो गाइस इसी तरीका से नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा लीफो मेथड। और गाइस ये वाला ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एकदम सही से समझना है। गाइस किसी के लिए भी अपने को फॉर्मूला तो याद करने पड़ेगा ही नहीं, और अगर नहीं समझ में आए तब फॉर्मूला से निकाल लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो अंडर लीफो मेथड में हम लोग निकालते हैं सबसे पहली बात तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है ना। फिर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है ना। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे वी विल गेट द आंसर। ठीक है ना। अब ये जो लिखा है ना ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। अब लेट्स से लेट मी रब इट फर्स्ट। दिस इज 25,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 25,000। नाउ लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेरा अभी रिसेंटली गुड्स परचेज हुआ है मैं वहां से बेच रहा हूं, जब मैं वहां से बेचूंगा तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक का बचा हुआ गुड्स था वो अभी भी बिका नहीं, क्योंकि मैं ओपनिंग स्टॉक को वैसे के वैसे रखा हुआ हूं, और जो रीसेंट प्रोडक्शन हुआ उसी से मैं बेच रहा हूं गुड्स को। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो रिसेंटली परचेज गुड्स है उसी से मैं सेल कर रहा हूं गुड्स को। तो मेरा जो है ओपनिंग स्टॉक वैसे के वैसे पड़ गया है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये 6000 यूनिट है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। तो लीफो मेथड के अकॉर्डिंग जैसे हमने बोला लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मेरा गुड्स बिक्री हो रहा है वो रीसेंट गुड्स से बिक्री हो रहा है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो कहां से बचेगा, वो अर्लीस्ट स्टॉक से बचेगा कि नहीं बचेगा।
वो ओपनिंग स्टॉक जो पुराना है ना उससे पहले बचेगा, और उसके बाद भी अगर रिक्वायरमेंट रहा तो मेरा रीसेंट जो प्रोडक्शन है उससे बचेगा। तो गाइस देखो 6000 यूनिट मेरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। ये 6000 यूनिट तो सबसे पहले 4000 यूनिट यहाँ का बचा हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ का 2000 यूनिट जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया। मतलब मैं क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 25000 यूनिट था, मतलब रीसेंट प्रोडक्शन मेरा 25000 था, उसमें से मैंने 23000 बेच दिया, 2000 मेरा बच गया। फिर से बताता हूँ, 6000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक का। ये 6000 यूनिट्स में से जो ओल्डेस्ट स्टॉक है वो एक्चुअली वहां से बचा हुआ है, तो ओल्डेस्ट स्टॉक हमारा 4000 यूनिट है, और रिमेनिंग 2000 यहाँ से बच गया। तो भाई 4000 यूनिट जो है क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स निकालने के वक्त 4000 यूनिट का तो ऑलरेडी वैल्यू दिया है, 4000 यूनिट्स का ऑलरेडी वैल्यू दिया है, उसमें अपने को कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का 4000 यूनिट्स का 4000 यूनिट्स का ऑलरेडी वैल्यू दिया है। अब बात है मुझे जानना है कि 2000 यूनिट का क्या वैल्यू होगा। बहुत ही सिंपल है, यूनिटरी मेथड है। क्या करना पड़ेगा, ये 2000 यूनिट कहां से आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है कि नहीं, मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट और यूनिट से आ रहा है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर लिख दूंगा रुपीस वाला फॉर्म वाला, और उसको डिनोमिनेटर करूंगा, उसी डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, उसी लेवल को लिखूंगा, बट यूनिट्स के फॉर्म में लिखूंगा। कितना यूनिट्स है, 25000 यूनिट। ओके, रुपीस के फॉर्म में लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर यूनिट्स के फॉर्म में लिखा। अब हम लोग को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो सबसे पहली बात, रिमेनिंग यूनिट्स कितना है, 2000 यूनिट्स है, 2000 यूनिट से कैलकुलेट कर देंगे। इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करने के बाद लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। 25 से यहाँ पर 3 से 75 एंड देन 15 150 6 0 0 0 अगेन 36। ओके, वही आ रहा 36,000 into 2, that will be 72,000. So finally we are like it will be 000. Okay, now this one is 2, this is 5 7 12 1, it will be 2,22,000. Okay, now अभी हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अंडर सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो गाइस उसके लिए आई नीड टू रब दिस वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। इफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, आई एम रबिंग इट। ओके, इसमें क्या होगा, 4000 यूनिट्स का डायरेक्ट अमाउंट अपने को मिल गया, और रिमेनिंग 2000 यूनिट्स का वी नीड टू डू कैलकुलेशन अंडर लाइक यूनिटरी मेथड। ओके, now guys the third concept is weighted average method। weighted average method काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें weighted average rate निकालना पड़ता है। we need to find out the weighted average rate। weighted average rate निकालने के लिए सिंपल सा बात है, हमारा जो अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट, 2 अमाउंट को न्यूमरेटर में रखना है, और 2 यूनिट्स मतलब उसी अमाउंट का जो लेवल का अमाउंट है उसी लेवल का यूनिट को डिनोमिनेटर में रखना है। बहुत ही सिंपल है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट है उसको ऊपर लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट है उसको ऊपर लिखो, और जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स उसको ऊपर लिखो। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ले लिया और यहाँ ओपनिंग स्टॉक को ले लिया, इसका दोनों वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखा। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, इन डिनोमिनेटर again we have to take the units of this cost of production and the units of this opening stock of finished goods। the units is how much, you can see, पहले तो यहाँ पे लिख सकते हैं units of cost of production plus units of opening stock of finished goods। तो यहाँ पर
cost of production is how much? 9 lakh rupees plus 9 lakh rupees plus opening stock of finished goods how much? 1,50,000. When we sum up this one and in the denominator we will get how much? Cost of production is 25,000 units and opening stock is 4,000 units. It's coming like 29,000 in the denominator, okay, and 9 lakh and 150, like 10,50,000 in the numerator. Okay guys, तो यहाँ पर जो यूनिट्स आ जाएगा, so it will be 36.21, okay, rupees 36, because this is weighted average rate, okay. Now if we calculate weighted average, like if we calculate the value now, like value of closing stock of finished goods equals to ये जो weighted average rate है, we need to take this one, weighted average rate, ठीक है ना, ये वाला, and then तुम्हारा closing stock of unsold units लिख देता हूँ मैं, unsold units. So this weighted average rate is 36.21 into unsold unit is how much? 6,000 units. ठीक है ना? Now when we calculate 217, 260 we are getting that. Okay. Now this is the way. What we have done, weighted average rate निकालने के लिए सबसे पहले जब तुम जितने वैल्यू भी तुम जैसे भी अपने लोग करने वाले हैं ना, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ मिल जाएगा। नाउ यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यू विल गेट इन द क्वेश्चन और यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन, okay. You are getting 20,000, 25,000 plus 4,000, it will comes to 29,000. When you divide 10,50,000, that means 9 lakh plus 1,50,000 by 29,000, you will get 36.21 rupees. Okay. Now you need to find out the value of closing stock of finished goods. Now what you will do? Weighted average rate into unsold stock. When weighted average rate multiplied with unsold units like 6,000, you will get 2,17,260. So this is the third method. Now we will move to the fourth method, which is simple average method. Let's rub this one for simple average method. A simple average method is also very much simple. It's not a very big deal. What we need to do, now सिंपल एवरेज में क्या होगा कि हमको पर्टिकुलर अमाउंट का पर यूनिट निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर अमाउंट का पर यूनिट। लाइक सबसे पहले बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है उसका पर यूनिट निकालो। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी तो अमाउंट दिया है ना, उसका भी पर यूनिट निकालो। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर दो, है कि नहीं। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो गाइस यहाँ पर 9 lakhs आएंगे, दिस इज 9 lakhs and we need to divide it with 25,000 obviously। ये भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये भी यूनिट प्रोड्यूस अमाउंट का रुपी फॉर्म। नाउ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, ये 1,50,000, राइट। एंड वी नीड टू डिवाइड इट विद नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। 1.5 लाख से 4,000 को 4 लाख 1.5 लाख 4,000 से डिवाइड करना है 1.5 लाख को, लाइक दिस, ठीक है ना। This will be in the numerator, this will be in denominator, this will be in the numerator, this will be in the denominator. When you do this, you will get some amount. Let's see. When we do this one, I think we will get like 25, 3s are 75, and then 56, 36 rupees. We are getting 36 rupees here, and we are getting
37.5 है, 37.5 rupees है. Now we got the cost of production per unit and opening stock of finished goods per unit. This is the case of simple average method. Now simple average rate निकालना है. Now simple average rate, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट का एवरेज निकालना है. दैट मींस डिवाइड बाय 2 से कर दो, हो जाएगा. Divide by 2. Now this is 36. This is 37.5. Divide by 2. We are getting 70 to 73.5. It is 73.5 divided by 2, and this is 35 and 36.75. 36.75. If I am not. Now guys, simple average rate निकल गया. अब हम लोगों को निकालना है finally value of closing stock of finished goods under simple average method. So it will be like simple average rate into simple average rate into unsold unit. Unsold unit. It will be 36.75 into 6,000. It will be something amount. The amount is like 2,20,500. 2,20,500. So guys, हम लोग ने एक ही सॉल्यूशन से, एक ही इंफॉर्मेशन से चारों तरीका से वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाला. हमारे फीफो मेथड में 2,16,000 आया और हमारा लीफो मेथड में समथिंग अराउंड 2,20,000 आया था. एंड इन दिस केस वेटेड एवरेज मेथड में भी हम लोगों का कुछ अमाउंट आया एंड इसमें भी हमारा 2,20,500 आ रहा. तो गाइस जो भी तरीका से आपको बोलेगा वैल्यूएशंस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का, आप वैल्यू करोगे और फिर यहाँ पर पुट कर दोगे दिस वन. ये जो अमाउंट आ रहा है ना, ये चाहे फीफो से निकालो, लीफो से निकालो, वेटेड से निकालो या सिंपल एवरेज से निकालो, दिस विल गो स्ट्रेट हियर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. दिस विल गो स्ट्रेट हियर. और ये तो अपने को 1.5 लाख मान लो यहाँ पर दिया ना, दिस 1,50,000 विल बी हियर, दिस 9 लाख विल बी हियर एंड व्हाटएवर विल बी द अमाउंट लाइक 2,20,500 वो यहाँ पुट करोगे. हो सकता है यहाँ पर इससे ये माइनस करने के बाद नेगेटिव में भी आ जाता है. दैट इज द पॉसिबिलिटी, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. अंडरस्टूड? इससे ये माइनस करके ये नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है. पॉजिटिव में आएगा, इससे इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, नेगेटिव में आएगा तो इससे इसको माइनस करके यहाँ लिख देना. सो गाइस, दिस इज फॉर टुडे. हम लोग ने आज जो सीखा वैल्यू फॉर्मेट समझा और वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड समझा. तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सम्स करेंगे. सो गाइस स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और गाइस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स से ताकि फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए. थैंक यू गाइस.